अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और कुछ मामलात एज़ यूजुअल अदालत से जुड़े हुए हैं और कुछ और चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं, उन पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जनाब इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिल गया एक अहम केस में, जो कि केस ही वापस ले लिया गया है। और ये कौन सा केस है, क्या इसके पीछे वजह है, इसके ऊपर बात करते हैं। फिर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और अफसोसनाक खबर आ रही है जो कि बेसिकली उमर अयूब साहब ने शेयर की है, लेकिन अभी तक उसकी मुख्तलिफ ज़राए से कोई तस्दीक नहीं हो सकी और हो भी नहीं सकती, क्योंकि जिस किस्म की खबर है इसकी तस्दीक कम ही कोई करेगा। तो वो क्या खबर है आपके साथ शेयर करते हैं, किस पर तशद्दुद किया गया है, क्यों, ये चीज़ आपके सामने शेयर करेंगे। फिर कुछ बात करेंगे जनाब कि क्या हो रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले लोग हैं और जो उसके ऊपर एक नैरेटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, पहले आ जाते हैं कोर्ट कचहरी के ऊपर। कोर्ट में जी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इमरान खान साहब के खिलाफ एक केस दायर किया गया था, इद्दत में निकाह का केस। और ये कहा गया था कि उनका निकाह जो है वो गैर शरई निकाह है और मोहम्मद हनीफ साहब इसमें दरख्वास्त गुजार थे। ये केस काबिल समात करार दिया गया था मोहतरम जज साहब की तरफ से और इनका नाम कुदरतुल्ला है। अब इस केस के हवाले से ना सिर्फ ये कि उसे काबिल समात करार दिया गया, बल्कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, मुतल्लिका फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। अगरचे इस पर बहुत सारे कानूनी माहिरीन की ये राय है कि इसको काबिल समात ही करार नहीं देना चाहिए था। उसकी एक टेक्निकल वजह तो ये है बुनियादी कि भाई जो दरख्वास्त गुजार है वो कैसे फरीक है, इसमें क्यों मुतासर हुआ है वो उनके निकाह के मामले से। तो सबसे पहले तो बात ये आ जाती है। और अगर इसको शरई तौर पर भी देखा जाए तो इसमें फिर अगैन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि शरई तौर पर तो इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी चीज़ अदालत में अगर कोई चीज़ है तो वो खुद औरत की गवाही है कि उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई है, तो उसी को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो बहुत सारी वजूहात की बिना पर, और वैसे भी इस किस्म के मामलात को अदालत में, कोर्ट कचहरी में लेके आना, ये तो कोई रिवायत अच्छी है नहीं। लेकिन चूंकि इस वक्त तो हर चीज़ ही गैर रिवायती और गैर कानूनी किस्म की और गैर अखलाकी किस्म की हो रही है, तो इसलिए कोई इतनी हैरानी भी नहीं होती। तो बहरहाल जी, मोहम्मद हनीफ साहब ना जाने कौन शख्स हैं और क्यों उनको तकलीफ हुई इस बात से कि इमरान खान का जो केस है इद्दत का वो दायर किया जाए, क्योंकि जी इद्दत में निकाह नहीं हुआ, ठीक निकाह नहीं हुआ। हालांकि मुफ्ती सईद साहब इस बारे में ये भी बता चुके हैं कि एक दोबारा निकाह भी हुआ था। अगर इसमें कोई किसी को शक शुबा था भी तो उस निकाह को दोबारा भी किया गया। तो खैर उनकी अपनी बात भी अगेन अभी रीचेक होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि जो ये मोहम्मद हनीफ साहब हैं, इन्होंने जो ये इद्दत में निकाह का केस था, ये दरख्वास्त वापस ले ली है और इसके ऊपर मज़ीद उन्होंने पैरवी से फ़िलहाल इनकार करते हुए कहा कि जी वो इस पे मज़ीद पैरवी नहीं करना चाहते, दरख्वास्त वापस ली जाती है। उनकी इस्तदा को मंजूर कर लिया गया कुदरतुल्ला की जानिब से, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। तो इस तरह एक ये जो केस है इमरान खान साहब का, ये तो अपनी मौत आप मर गया है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर ये हुआ क्या है, किस वजह पर ये दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस ली है। क्योंकि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि केसेस बनते चले जा रहे हैं, ख़त्म होने का तो सीन उस तरह से हमें नज़र नहीं आता। तो कोई वजह तो है जिसकी वजह से ये वापस ली गई। बहुत सारे लोग तो ये भी क़यास राई कर रहे थे कि अब ये नए सिरे से केस दायर किया जाएगा जिसमें कहीं ख़ाबर मानिका को ही ना बना दिया जाए मुतासरा फरीक। लेकिन मुझे तो इसके इम्कानात कम नज़र आते हैं। बुनियादी तौर पर यह भी इम्कान है कि आगे चलकर इस केस में चूँकि कुछ ऐसा साबित करने के लिए ख़ुद दरख्वास्त गुजार के पास कुछ था नहीं, तो इस वजह से भी उन्होंने अपने आप को इससे दूर कर लिया है। लेकिन वजह जो कोई भी हो, बहरहाल ये कि इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ है, कम अज़ कम एक केस तो उनका अपनी मौत आप मर गया है और इद्दत में निकाह का केस जो है वो अब ख़त्म हो गया है। अब आ जाते हैं जी, जो दूसरी अहम खबर मैंने आपको दी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और उन्होंने इस पैगाम में लिखा कि बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। और वो खबर ये है कि जो अमजद खान न्याजी साहब जेल में मौजूद थे, उनको जेल से निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बेतहाशा तशद्दुद किया गया। नामालूम जगह पर उन्हें ले जाया गया और नामालूम अफराद ने उनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया। तो ये उनकी खबर जो है वो शेयर हुई है। उसके बाद उसे और भी मुतादिल लीडरान ने रीपोस्ट किया। अब इसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमजद खान न्याजी जेल में क्यों थे। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि उनके ऊपर भी 9 मई के मुकदमात थे और उसमें वो नामजद मुल्जिम थे।
फिर वो रूपोशी की ज़िंदगी इख्तियार किए हुए थे, काफ़ी अरसे से रूपोश थे। अमजद खान न्याज़ी साहब साबिक MNA हैं और बड़े इम्पोर्टेंट PTI के लीडर रहे हैं, इमरान खान साहब के काफ़ी करीब भी थे। और अमजद खान न्याज़ी साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से 9 मई के बाद से रूपोश थे। लेकिन PTI के मुख्तलिफ लीडरों में एक राय पाई जा रही थी कि रूपोशी के बजाय अगर गिरफ्तारी खुद दे दी जाए तो वो ज़्यादा शायद बेहतर तरीका हो सकता है। उनका ख्याल ये था कि अगर गिरफ्तारी खुद दे दी जाए तो फिर चूँकि अदालत और जेल की कस्टडी में होते हैं तो ये तो ज़रूर है कि ठीक है आज़ाद नहीं होते लेकिन कम अज़ कम महफूज होते हैं। दूसरी तरफ उन्हें यह ख़तरा था कि अगर रूपोशी की ज़िंदगी में नामालूम अफराद के हाथ लग गए तो फिर उसके बाद उन्हें कोई ना कोई इंटरव्यू के लिए तैयार करवा लेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली जाएगी, इस तरीके का सलूक किया जाएगा कि खुद ब खुद वो लोग बेचारे मजबूर होकर ये करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अब उनका ये ख्याल था कि बजाय इसके कि रूपोशी की ज़िंदगी इख्तियार किए रखें, बेहतर है कि अदालत के आगे सरेंडर कर दें ताकि अदालत खुद उनकी हिफाजत को यकीनी बना सके। जेल में, जैसे मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था, जेल में रहना शायद सियासी लीडरान के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि जो अगर उन्हें अगवा कर लिया जाए और अगवा बराए बयान कर लिया जाए और फिर उसके बाद जो उनके साथ सलूक होता है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इसी शायद ख़तरे के पेश नज़र अमजद खान न्याज़ी साहब ने बाकायदा ऐलान करते हुए ख़ुद को अदालत के आगे सरेंडर किया। अदालत ने उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, तो अब वो जेल में मौजूद थे। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक नया जो एक पैटर्न मुतारिफ़ कराया गया है वो ये कि इवन अगर आप जेल में भी हैं तो तब भी शायद आप महफूज नहीं हैं। अगर उमर अयूब साहब की इस खबर को सच मान लिया जाए तो इससे तो ये पता चल रहा है कि इवन अगर आप जेल में भी हैं तो आप महफूज नहीं हैं, वहाँ से भी आपको अगवा किया जा सकता है, वहाँ से भी आपको ले जाया जा सकता है और जाके नामालूम जगह पर रखा जा सकता है। नामालूम लोग आपके ऊपर आकर तशद्दुद भी कर सकते हैं और नामालूम तरीके से आपसे अपनी बात भी मनवा सकते हैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल की बदमाशी जो है वो इस मुल्क में चल रही है कि इवन आप सरेंडर कर देते हैं और इसके बावजूद भी आप महफूज नहीं हैं, अगर उमर अयूब साहब की ये ख़बर को दुरुस्त मान लिया जाए। और मैं इसको याद कर रही थी कि मेरे सामने एक पिक्चर आ रही थी अमजद खान न्याज़ी साहब की, जब इससे पहले भी किसी वक्त वो गिरफ़्तार हुए थे और उनके ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया गया था। तो मुझे याद आ रहा है कि उस पिक्चर में वो अपनी पीठ दिखा रहे थे कि उनकी कमर पर किस किस्म का तशद्दुद किया गया था और उनके ऊपर कितने निशानात थे तशद्दुद के। तो अमजद खान न्याज़ी साहब के ऊपर ये तशद्दुद का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है अगर वाकई हुआ है। और मेरा ख़्याल है कि अगर वो वापस उसके बाद जेल में आ गए हैं तो फिर इस पर बिल्कुल अदालत को रुजू करना चाहिए और अदालत से पूछना चाहिए कि भाई एक बंदा आपकी कस्टडी में था, जुडिशल रिमांड पर था, तो उसके साथ ये सलूक किसने और कैसे किया। और अदालत को चाहिए कि फिर यहाँ पर जेल में मौजूद लोगों को लाइन हाजिर करें और उनसे पूछें कि कैसे जेल से किसी शख्स को कोई ले गया और क्यों उसके साथ ऐसा सलूक कर लिया गया, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर पहुंचा नहीं जा सकता। ये बहुत आसान है कि अदालत जो है इस मामले के ऊपर अगर कार्रवाई करे और अगर ये झूठ है तो फिर भी पता चलना चाहिए कि ये बात झूठ है। और ये फिर जाहिर है अगर अदालत इस सिलसिले में जांच पड़ताल करती है तो फिर पता तो लग जाएगा। अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक हुए, जेल में मौजूद हुए, खैरियत से हुए, तो पता चल जाएगा कि ये खबर झूठ थी। लेकिन अगर वाकई उनके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है तो तब भी हकीकत तो सामने आ सकती है और फिर उन लोगों तक पहुंचना भी मुश्किल नहीं होगा जो कि इस सारे एक गलत अमल में शामिल रहे हैं। तो बहरहाल जी ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और मेरा ख़्याल है कि अब PTI के वो लोग जो ये सोच रहे थे कि अगर हम गिरफ़्तारी दे दें और उसमें हम महफूज रहेंगे कम अज़ कम, जैसे और बहुत सारे लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, जेल में मौजूद हैं, ख़ुद इमरान खान साहब हैं, वो सब ये जेल में मौजूद हैं, लेकिन इस किस्म की शिकायत उनकी तरफ से तो नहीं आई। यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी तरफ से तो इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आई। तो फिर सिर्फ उन्हीं के लिए, अमजद खान न्याज़ी साहब के लिए शिकायत क्यों आई? क्या वाकई इतना आसान है इतना बड़ा झूठ बोल देना? तो ये बहुत अलार्मिंग है, इसलिए इसको चेक करना बड़ा ज़रूरी है। ये इसलिए भी मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई इस बात के ऊपर कि वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि इमरान रियाज भाई को भी आपको याद होगा कि सियालकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर उसके बाद उन्हें नामालूम लोग ले गए और उसके बाद फिर 4.5-5 महीने वो लापता रहे, उन्हीं के पास रहे और फिर बाद में चुप करके उन्हीं पुलिस वालों के हवाले करके खुद चलते बने। तो अगर उनके साथ ये हो सकता है तो फिर किसी और के साथ भी हो सकता है कि पुलिस कस्टडी से या जेल कस्टडी से किसी को ले जाया जा सके।
تو آپ ان تمام چیزوں کو بالکل بھی نظر انداز تو نہیں کر سکتے. جس قسم کا اس وقت ظلم اور بربریت برپا ہے تو کوئی آئین اور قانون تو ویسے ایگزسٹ نہیں کر رہا, تو پھر ایسا ممکن ہے بالکل کہ ایسا ہوا ہو سکتا ہے, لیکن اس کا حتمی فیصلہ میرا خیال ہے کہ خود عدالت ہی کر سکتی ہے. ان کے وکلاء کو چاہیے کہ اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کریں. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ جو ایک نیریٹو بھی ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور وہ نیریٹو کیا ہے کہ اب ایک سٹوری آئی ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق 230 کے قریب جو سابق ایم این اے ایم پی ایز ہیں, پی ٹی آئی لیڈران ہیں, وہ چھوڑ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, اور وہ اب اگلے الیکشن کے لیے دستیاب نہیں ہیں ایز کینڈیڈیٹ. اب یہی خبر ابھی چل رہی تھی, اور یہ ظاہر ہے کس طرح چھوٹے کس طرح گئے وہ سب آپ کو پتہ ہے. زیادہ تر کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے, خود پی ٹی آئی کا یہ رد عمل ہے کہ ان میں سے 200 تو شاید وہی لوگ ہیں جن کو زور زبردستی کرا کے پی ٹی آئی چھوڑی گئی ہے. بڑے کم لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے چوائس سے چھوڑ گئے. تو بہرحال اس کے اوپر اب اگر آپ ایک نیریٹو دیکھیں جو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو سہیل وڑائی صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ یہ بات کہہ بھی رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کی حالت جو ہے اگلے الیکشن میں وہ کوئی بہت زیادہ سوٹیبل فیوریبل نظر نہیں آ رہی. اگرچہ پی ٹی آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم 8 فروری کو اتنے لوگ نکال لیں گے, ووٹر سپورٹر نکال لیں گے کہ وہ بالکل جو رزلٹ ہے جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا جو مینیج کرنے کی یا منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بالکل ساری ان کی جو پلاننگ ہے اس کو فیل کر کے رکھ دیں گے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئیں گے اور ووٹ ڈالیں گے. لیکن اگین اس پر یہ سوال ہے کہ پھر وہ کون سے کینڈیڈیٹ ہوں گے جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیں گے. تو اس پہ بھی اب سوال ہے کہ بھائی وہ نئے کینڈیڈیٹ اگر ہوں گے, سارے 200 لوگ وکلا ہوں گے, تو ان کو کون جانتا ہوگا اور کیا وہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. چلیے اگر ہم یہ بھی بات مان لیں کہ وہ کوئی بھی انہیں نہ بھی جانتا ہو, لیکن لوگ تو صرف یہ سوچ کے نکلیں گے کہ انہوں نے بلے پہ مہر لگانی ہے, چاہے وہ کسی کے بھی پاس ہے اس وقت انتخابی نشان. تو اب اس کے اوپر بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ وہ بلے کا نشان آخر ہوگا بھی یا نہیں. تو لوگ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ کون سا بندہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے یا عمران خان کا نامزد کرتا ہے. اب جو بلے کے نشان کے حوالے سے معاملات ہیں وہ تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی اتنی تیزی سے الیکشن کروا پائے گی یا نہیں, اور کیا عدالت سے اگر رجوع کرتی ہے مین وائل, کیونکہ خبر یہی آ رہی ہے کہ الیکشن کی طرف بھی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ فوراً کروا دیں اور ساتھ ساتھ عدالت سے بھی رجوع کر لیں, کیونکہ عدالت سے بھی انہیں پتہ ہے کہ کس قسم کے فیصلے آتے ہیں ان کے لیے. تو اس لیے وہ صرف عدالت پہ ریلائی نہیں کر سکتے, اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ جی کروا بھی دیں الیکشن جس طرح بھی ممکن ہو سکے اور ساتھ میں عدالت سے بھی رجوع کر لیں. تو اب اگر اس کیس میں یہ کلیئرٹی آئے گی کہ بھئی بلے کا نشان رہے گا پی ٹی آئی کے پاس, تو پھر اس کے بعد اس بات کا چانس موجود رہے گا کہ چاہے کینڈیڈیٹ کتنے بھی ان نون کیوں نہ ہوں, چاہے وہ کوئی روایتی کینڈیڈیٹ کیوں نہ ہو, چاہے وہ لوگوں کے جان پہچان والے لوگ, ہلکے کی سیاست کرنے والے لوگ کیوں نہ ہوں, اس کے باوجود بھی لوگ ان کو ووٹ کر سکتے ہیں. لیکن سہیل وڑائی صاحب اس بات کو بالکل اس طرح انداز سے نہیں دیکھ رہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر لوگ جانے پہچانے نہیں ہوں گے اور روایتی جو ہلکے کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر پہلے بھی لڑے ہیں, آگے بھی لڑ سکتے تھے اور زبردست کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے, تو اس وقت صورتحال اور ہوتی. اب چونکہ وہ لوگ موجود نہیں ہوں گے تو لوگوں کے اندر ایک مایوسی ہوگی اور پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر اتنا ڈی مورلائز ہوگا کہ وہ باہر نکل کر پھر ووٹ ہی نہیں کرے گا. اور یہی وہ چیز ہوگی جو پی ایم ایل این کے لیے ایک ون وے الیکشن کے طور پر ون وے الیکشن کے لیے ثابت ہوگی, اور وہ آرام سے آسانی سے جیت جائیں گے پی ایم ایل این والے, اور ایک سمپل میجورٹی تو بالکل ہی لے لیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی بالکل میدان میں کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوگی, کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹ کو کوئی جانتا نہیں ہوگا, تو لہٰذا ووٹر سپورٹر اس کے حق میں باہر بھی نہیں نکلے گا. تو اب یہ سارا گیم جو ہے آ گیا ہے ووٹر سپورٹر کے ہاتھ میں کہ وہ واقعی مایوس ہو کر گھر بیٹھنے والا ہے, یا پھر وہ اس بات کو خاطر میں ہی نہیں لائے گا کہ بندہ ہے کون اور کون نہیں ہے. بندہ ہے بھی کہ کوئی کھمبا ہی ہے, اور وہ جا کے صرف بلے پہ ووٹ لگانا چاہتا ہے, مہر لگانا چاہتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کا چانس ہے. لیکن اگر سہیل وڑائی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ پھر ذاتی تعلقات کو دیکھیں گے یا ذات برادری کو دیکھیں گے یا یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ واقعی کام کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ووٹ کریں گے تو پھر تو واقعی پی ٹی آئی کے لیے چانسز کم ہیں. لیکن اگر وہ نظریاتی طور پر جا کر ووٹ کرتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا چانس بہرحال بالکل برقرار رہے گا, اور وہ بالکل کوئی سرپرائز بھی دیکھ سکتی ہے 8 فروری کے الیکشن کو. تمام تجزیہ کاروں کی جو رائے ہے اس کو غلط بھی ثابت کر سکتی ہے. تو اب یہ ایک جو چیز ہے اس سے اب آپ اندازہ لگا لیں
کہ جو آگے کی گیم ہے وہ یہ سب چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہوں گی تب تک نہ تو شیڈیول سامنے آئے گا، نہ ہی کوئی چیزیں اس طرح سے واضح ہوں گی۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ابھی تک پی ایم ایل این نے باقاعدہ طور پر انتخابی کیمپین بھی اپنی شروع نہیں کی ہے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی نظر آ رہی ہے کہ ابھی ویٹ اینڈ سی کا کام ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور وہ اپنے لوگ فائنل کرنے کے بجائے میرا خیال ہے زیادہ ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو مائنس کیا جائے، انہیں راستے سے ہٹایا جائے، انہیں میدان میں نہ اترنے دیا جائے۔ تو زیادہ ان کا فوکس اس بات پہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی طرح میدان میں آ گئے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جیت سکے۔ یہ بڑکیں جتنی مرضی مار لیں، میں آپ کو بتاؤں یہ پرانی سیاسی جماعتیں، اور ان کو پتہ اچھی طرح ہوتا ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خوش فہمی میں آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ کہ جی ہم بن جائیں گے وزیر اعظم اور اتنی سیٹیں لے لیں گے۔ ان کو حقیقت بھی پتہ ہے، اور اس کے بعد ان کو وہ بھی پتہ ہے کہ جو یہ پلان کر رہے ہیں، تو اسی دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی یہ بیانات اس طرح کے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اصل میں سچویشن کیا ہے، اور یہ نجی محفلوں میں یہ بات کرتے ہوتے ہیں۔ اکثر ہمیں جو صحافی ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این والے نجی محفلوں میں انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا کوئی حال نہیں ہے جیتنے والا۔ جو پبلک کے سینٹیمنٹ کی بات کریں، اگر کوئی جیت کی کوشش ہو سکتی ہے تو وہ صرف یہ کہ ایک تو پی ٹی آئی کو بالکل وائپ آؤٹ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کے بعد میسو رگنگ بھی کر کے پھر یہ جیت سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جینون صاف اور شفاف الیکشن ہو تو پتہ ان کو بھی ہے کہ وہ نہیں جیت سکتے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔